सन्निपात माने सन्निकट सन्निकट बैठने का कार्यक्रम, सम्मेलन। सन्निपात मतलब होता है सन्निकट सन्निकट बैठने का सम्मेलन, और बहुल का मतलब है बहुत ज्यादा लोगों का, अधिकतर लोगों का। तो इसको बोलते हैं सन्निपात बहुल। दूसरा हमारा आज सन्निपात, चूंकि शुभ शनिवार होता है तो ये हमारा एनआरआई डे भी है। जो हमारे बाहर के लोग जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी आज के दिन जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। और इस दिन हम ज्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं तो अपना कंसेप्ट, अपना एक्सपीरियंस और अपनी बातें यहाँ बताते हैं। दरअसल समन संघ है क्या, और समन संघ क्या कर रहा है, क्यों ये इतने सालों बाद दोबारा से इसका संघ चक्र प्रवर्तन हुआ, यानी संघ के चक्र का बदलाव, परिवर्तन, लगातार चलना क्यों आरंभ हुआ, क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई, और कैसे ये अपने आप बाहर इमर्ज होके एक साथ, जैसे पानी से बाहर निकलते हैं या ज्वालामुखी की तरह फूट के बाहर निकलते हैं, कैसे बाहर निकल आया। ये सारी की सारी स्थिति और परिस्थिति कैसे निर्माण हुई, कैसे निर्मित हुई, ये एक लगातार चैन में चलने वाली पूरी कहानी है। पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको सुख चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, उनको संरक्षण चाहिए। ये सारी चीजें जितनी भी हैं, सुरक्षा, विकास, सुविधा, वो सारे जीव मांगते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुख सुविधा या सुखी पूर्वक जीवन ना चाहता हो, या जिसको सुरक्षा नहीं चाहिए, या जिसको विकास नहीं चाहिए। तो हम भी जीव हैं, और जीव के शीर्ष पर हैं, यानी कि सबसे ऊपर हैं। जीवों की जो श्रृंखला है उसमें सबसे ऊपर आते हैं। और पूरी दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर, सबसे ज्यादा अगर कहीं सोचने की, समझने की, जानने की, करने की जो ताकत मिली हुई है, जो गुण मिला हुआ है, वो मनुष्य के पास है। मन से, मन हमारे पास ज्यादा है, इसलिए हमको मनुष्य बोलते हैं। मन का इस यानी मनुष्य। तो हमको भी ये सुख, सुविधा, सुरक्षा, विकास ये चाहिए, और अपने बच्चों के लिए भी चाहिए। एक बार को हमको मिले या ना मिले, पर हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो सुख, सुविधा, विकास, सुरक्षा ये कैसे मिलती है, इसके मिलने के क्या तरीके हैं। अगर कहीं मानवों का समूह हो, कहीं अगर लोगों का झुंड हो, लोगों का देश हो, लोगों का राज्य हो, लोगों का जिला हो, लोगों का गांव हो, लोगों का वर्ग हो, तो कैसे मिलता है और कैसे सबको ये मिलना चाहिए, ये लड़ाई है। वो जो संसाधन है, वो जो पानी है, वो जो हवा है, वो जो खाना है, वो जो काम करने का अधिकार है, वो जो बराबर पैसे का अधिकार है, वो जो बराबर सेहत का अधिकार है, बराबर दवाई का अधिकार है, स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, स्कूल में काम करने का अधिकार है, सड़क पर चलने का अधिकार है, जहाज में उड़ने का अधिकार है, कोठी में रहने का अधिकार है, पैसे रखने का अधिकार है, इज्जत का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, और बड़े से बड़े काम करने का अधिकार है, वो बराबर चाहिए। और उसी का सारा सारा झगड़ा है। हमारे जितने भी लोग हैं, एक समय था कि जब वो लोग ना केवल इन अधिकारों को लोगों को दिया करते थे, बराबर बांटा करते थे, अपने जितने भी लोग हैं जिनको समन बोला करते थे, यानी समता में रहने वाले, समानता में रहने वाले अच्छे जो लोग थे, और वो सबको खुले हाथों से इन अधिकारों को दिया करते थे। ना केवल इनको, जो बाहर से लोग आते थे, बम आते थे, उनको भी ये अधिकार दिया करते थे। पर धीरे धीरे स्थितियां बदलती गईं। अधिकार देने वाले अधिकार लेने की लाइन में लग गए, और जिनको अधिकार खुले हाथों से दिया करते थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए और सारे अधिकार अपने पास रख लिए। सारे सुख सुविधा, चाहे उनके इस्तेमाल के हों या ना हो, चाहे उनके काम के आते हो या ना हो, चाहे बेकार जाते हो, पर उन्होंने
बराबर समानता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, देश में धन संपत्ति का अधिकार, इज्जत का अधिकार देने में अपने हाथ पीछे खींच लिए और प्रताड़ना आरंभ हो गई। वो अधिकार वापस चाहिए। वो अधिकार जो हम दिया करते थे, वो वापस हमको वो अधिकार चाहिए कि इन संसाधनों के बंटवारे का काम हम ही करेंगे दोबारा से, क्योंकि हम ही इसको सही तरीके से कर सकते हैं। ये झगड़ा है। ये झगड़ा है कि हम सब समानता में रहना चाहते हैं, हम सब समानता का व्यवहार, समानता का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते हैं जहां सब बराबर हों। ये लड़ाई है, ये झगड़ा है। इस लड़ाई को बताने के लिए, क्योंकि लड़ाई इतनी अंदर जमीन के अंदर चली गई कि हमको ये पता ही नहीं चला कि समानता के लिए या इन अधिकारों के लिए या सुख सुविधा और जो ये हमारा जितना भी सुरक्षा या विकास है, इसके लिए हमको मिलना चाहिए, या हम इसके लिए लड़ भी सकते हैं, या लड़ाई भी कोई चीज होती है, या ये अधिकार भी कोई चीज होते हैं। ये भी हम पूरी तरह से भूल चुके। इसका कहीं जिक्र नहीं होता था। और जैसी जिंदगी बिना अधिकार वाली, मांगने वाली, भिखारियों वाली, बिना बोलने वाली, दबी कुचली सूखी हड्डियों वाली जिंदगी, वही अपनी नियति, वही अपना हिस्सा मानकर हम संतुष्ट होने की प्रक्रिया में लगभग पहुंच गए, जिसको कहते हैं जानवर के बराबर आना। जानवर को कुछ खाने को दो ठीक, ना दो ठीक, मारो तो ठीक, पीड़ो तो, उसका कोई सोच नहीं होती, उसका कुछ नहीं होता। तो हम लगभग जानवरों की स्थिति में पहुंच गए। तो हमारे महापुरुषों ने इस बात को जाना, उन्हें मौका मिला समझने का, जानने का। मौका बहुत लोगों को मिला, ऐसा नहीं है कि कम लोगों को मिला, बहुत लोग जाना। तो कुछ लोग अपना खा पी के अपने मौके का इस्तेमाल करके चुपचाप अपने आप को फिर दोबारा से स्थापित करके सुख सुविधा में लाके निकल गए। पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगा कि नहीं, ये बात खाली मेरे सुख सुविधा से या मेरे विकास से या मेरे संरक्षण से या मेरे विकास इससे सुरक्षा से या मेरी सुख सुविधा से बात पूरी नहीं होती है। मेरे पीछे जितने भी दबे कुचले लोग हैं जो इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, उनको ये बताना, उनको ये जगाना, उनको ये उठाना और उनको ये देना आवश्यक है, और यही जीवन है। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में माना और काम शुरू किया लोगों को बताने का। ये सेंटेंस आता है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। ये सेंटेंस उन्हीं महापुरुष लोगों का है कि इनको जगा दो, बाकी जो जगेंगे वो अपने आप लोगों को जगाएंगे और काम होगा। तो महापुरुषों ने, खासतौर से बुद्ध जैसे लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने, साहब काशीराम जैसे लोगों ने, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने, साहू जी महाराज जैसे लोगों ने, पेरियार साहब जैसे लोगों ने, और बहुत सारे महापुरुष हैं, संख्या अनगिनत है। उन लोगों ने बात को समझा, बात को बताना शुरू किया। जो संसाधन उनके पास थे, पैदल चले तो पैदल, साइकिल पर चले तो साइकिल, कोई कारवार मिली किसी को सरकारी तो कारवार में बैठे, पर्चा छाप सकते तो छाप लिया, नहीं तो मुंह से बताया, तो कोई गा के बताने लगा, तो कोई जन जागरण करने लगा, कोई बैठक करने लगा, कोई मारा गया, किसी को जहर दे दिया, किसी की लाश का ही पता नहीं चला। बड़े सारे सेक्रीफाइस हुए, बहुत सारे कत्ल हुए, बहुत सारे महापुरुष जगाने वालों को हमेशा के लिए सुला दिया, बहुत सारे खरीद लिए, बहुत सारे अपाहिज कर दिए। क्रांति और प्रति क्रांति का ये हिस्सा है, ये चलता है। जो समझदार है वो नहीं मारे जाते। ये कहानी चलते 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 74 साल पहले वहां जाके रुकी जहां डॉक्टर अंबेडकर ने इन सारे अधिकारों को लिखित में दिया। लिखित में, उससे पहले ये सारे अधिकार लिखित में लिए गए, छीने गए, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं। वो भी एक विधान की किताब है, वो जबरदस्ती का है, उसमें भी दंड संहिता है। उसमें कोई सरकार दंड नहीं देती, उसमें कुछ लोग उस व्यवस्था को चलाते हैं, उसके अनुसार चलाते हैं, और वो जो व्यवस्था नहीं मानता उसको दंड देते हैं। तो व्यवस्था, और उससे पहले भी एक व्यवस्था थी जो लिखित में नहीं थी, मौखिक थी, और वो व्यवस्था हमारी थी जो समानता पर आधारित थी। तो समानता की व्यवस्था असमानता में बदली, असमानता की फिर समानता में बदली और संविधान तक आ गई। तो संविधान के अंदर पहली बार लिखित में पूरे देश ने ये माना कि ये अधिकार जितने भी मिले, पूरे कंप्लीटली मिले। कोई कहे कि संविधान में कंप्लीट संविधान हमें मिला है, बाबा साहब अकेले थे, उनके पास कोई 2 से 11 लोगों का मत नहीं था। वो लगातार
आर्गुमेंट कर करके, अपनी विद्वता से, अपनी जानकारी से, अपने ज्ञान से लोगों को कन्विंस करते थे, और जितने अधिकार देश के लोगों के लिए लेके आ सकते थे, उनके जबड़े से छीन के ला सकते थे, उतने लेके आए। सारे नहीं लेके आए। आर्थिक समानता का अधिकार को नहीं मिला। जो हमें मिला है सिर्फ राजनीतिक समानता का अधिकार था, वो भी कुछ समय के लिए। हमें सामाजिक समानता का अधिकार भी नहीं मिला। तो आर्थिक और सामाजिक समानता का अधिकार बहुत कोसों दूर बात है, आज भी 74 साल हो गए। सिर्फ सामाजिक अधिकार थोड़ा सा कहने को किताब में मिला है, पर समाज के अंदर वो चलता नहीं। समाज में अभी भी गैर बराबरी और असमानता चलती है, और अच्छी तरह से रन करती है, हर जगह रन करती है। पर जो अधिकार लिखित में आए उससे मनोबल बढ़ा। कुछ लोगों को उस अधिकार के तहत में रोजी रोटी का भी संसाधन बाबा साहब ने मुहैया कराया, वो मिला। कुछ लोगों का ज्ञान बढ़ा, कुछ लोग सरकारों में पहुंचे, चाहे भले डमी के रूप में पहुंचे, कुछ ब्यूरोक्रेट पहुंचे, चाहे भले ही कुछ नहीं कर पाए, पर सरकार के अंदर सरकार कैसे चलती है, वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये जानकारी तो कम से कम उनको है। चाहे भले ही वो जानकारी समाज में दें या ना दें, पर जानकारी लीक होते होते पता चल जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो जानकारी आती रही। इन सबको जगाने के लिए कुछ लोगों ने कमर कसी, और कमर कसने के बाद उन्होंने अपनी जीवन लीला में होम कर दिया कि हम ना शादी करेंगे ना ब्याह करेंगे, और हम जन जागरण करेंगे, लोगों को जगाएंगे। बड़ा काम है, महान काम है। ऐसा करने के लिए संगठन बनाने की आवश्यकता होती है। संगठन भी बने, और संगठन बने तो संगठन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो लोगों ने पैसे भी दिए, क्योंकि कुछ पैसे आगे नौकरी वगैरह कर कर आगे, तो कुछ लोगों ने पैसे दिए भी, काफी लोगों ने दिए। कुछ लोगों ने अपना टाइम भी दिया, और संगठन के रूप में भी लोगों का जन जागरण होने लगा। यहां तक बात बिल्कुल ठीक थी, नीयत पूरी तरह से ठीक थी, सारे काम बहुत बढ़िया हो रहे थे। तो कहाँ गड़बड़ हो गई? गड़बड़ वहां हुई जब उन संगठन के अंदर कुछ लोगों को ये लालच आ गया कि वो राजनीति के शीर्ष पे टॉप नेता बनेंगे या बन जाएंगे, या मैं ही नेता बनना चाहिए हूं, या मैं ही इसको कमांड करना चाहिए। जब उन संगठनों के अंदर कुछ लोगों के मन में ये लालच आ गया कि ये जो पैसा आता है, इस पैसे का मुर्गा खा लें, इस पैसे की शराब पी लें, इस पैसे की जमीन खरीद के अपने नाम कर लें, इस पैसे का हम कार खरीद के अपने बच्चों के नाम कर लें, इसका स्कूटर खरीद के अपने नाम नाम कर लें, या जो सामान यहाँ समाज के नहीं आया उसको अपने घर ले जाएं, या 2 रुपया खर्च हुआ है तो 200 लिख दें। मतलब जब धन की चोरी संगठनों के अंदर, संगठन के अंदर होने लगी, वहां संगठनों के अंदर जब नुकसान होने लगा, हमारी समस्या जब होने लगी, जब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊपर जाने का सोचने लगे, एक दूसरे को मार के ऊपर जाने का सोचने लगे, तब समस्या हो गई। हमारी समस्या जब हो गई जब हमारे लोग संगठनों में अपने निहित स्वार्थ के लिए बिकने और बेचने लगे और सौदा करने लगे। हमारी समस्या जब हो गई जब अपने संगठन की खबरें दूसरे दुश्मनों को, दूसरे विरोधियों को जाके लीक करने लगे और बेचने लगे, एक शराब की बोतल में, 2 पैसे में, या अपने किसी लालच में। हमारी समस्या वहां हो गई जब लोगों के वर्चस्व और लोगों के नाम आगे बढ़ने में बाधा आने लगी, और लोगों ने अपने नाम को, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए समाज के टुकड़े कर दिए, संगठनों के टुकड़े कर दिए, और टुकड़े 2 के 4 और 4 के 8 लगातार होते चले गए। वहां हमारी समस्या हुई। ये समस्या इतनी बढ़ गई कि इकट्ठे होने के फायदे तो बहुत दूर की बात है, नुकसान होने लगे, और इतने बुरे नुकसान होने लगे कि जो कारवां बाबा साहब ने कहा था कि अगर इसको आगे ना बढ़ा पाओ तो इसको यहीं रोक देना, वो कारवां बहुत तेजी से पीछे जाने लगा। क्या कारवां पीछे जाने लगा? और बाबा साहब की सोच देखो कि बाबा साहब को ये पता है कि वो क्या सेंटेंस बोल रहे हैं। कारवा अगर बढ़ा ना सको तो पीछे मत लेके जाना। मतलब उनको शक था, उनको सुबह था कि कारवा पीछे भी जा सकता है। मतलब पहले से ही दूरदर्शिता है और बता के जा रहे हैं, पर फिर भी चेतते नहीं हमारे लोग, लोग देखते नहीं, समझते नहीं। तो जो समस्या आई, जो पूरी पूरी दिक्कतें आई, वो दिक्कतें थी कि पुराना जितना भी आया हुआ था, जो अकेले बाबा साहब लेके आए, या कुछ लोगों ने मेहनत करके उसको मेंटेन करके रखा, या कुछ लोगों को इकट्ठा करके रखा, या कुछ जन जागृति का आधार बना के रखा, वो आधार खिसकने लगा, उसमें टूट फूट होने लगी। जो अधिकार रिजर्वेशन के 3 ही अधिकार थे, पढ़ाई का अधिकार, नौकरी का अधिकार और एमएलए एमपी बनने का अधिकार, ये अधिकार जाने लगे। एमएलए एमपी की कोई औकात नहीं रही, वहां कोई सुनता नहीं।
पढ़ाई के अंदर सीटें मिलनी बंद हो गई, हुई तो महंगी हो गई, वजीफे बंद हो गए, और जो नौकरियां हैं वो नौकरियां लगनी बंद हो गई, डिपार्टमेंट बिकने लगे, और आरक्षण धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो ये जो नुकसान हुआ, ये छोटा नुकसान नहीं है, ये बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि इसी के दम पर थोड़े से जन जागृत होने शुरू हुए थे। और अगर इसी का दम नहीं रहेगा तो मामला फिर वहीं जानवर के बराबर आ जाएगा। ये एक युद्ध होता है। युद्ध इस बात का है कि जो सुख सुविधा है, जो विकास के जितने संसाधन है, वो किसके पास रहे, कौन उनको कमांड करे, कौन उनको नियंत्रित करेगा, किसके अधिकार में वो रहेंगे। क्योंकि जिसके अधिकार में रहेंगे वो जिसको चाहे उसको ज्यादा दे सकता है, जिसको चाहे उसको कम दे सकता है। ये उसके अधिकार की बात है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो एनालिसिस किया गया कि आखिर चल क्या रहा है, ये जो संगठन है ये कितने हैं, और ये संगठन क्या कर रहे हैं, और इनमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो टोटल बाम सेफ के कार्यक्रम में हमें बताया गया कि ये 31 लाख करीब संगठन है, जिसमें 29 लाख संगठन समणों के हैं। वमणों के करीब 4 लाख संगठन बताए थे। तो 29 लाख संगठन में जो लगभग 4 लाख संगठन है वो एक्टिव बताए जाते हैं, और बाकी संगठन इनएक्टिव बताए जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। वहां से हमें जानकारी मिली। उस आधार पे हमें पता चला कि जो संगठन है वो एक ही कार्य के बहुत सारे संगठन हैं। यानी कि समाज को जागने के हजारों संगठन हैं, जिनको बाम सेफ, जिनको डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, कल्याण के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, ज्योतिबा फुले के नाम पे, पेरियार साहब के नाम पे, मतलब किसी भी महापुरुष के नाम पे या बिना किसी महापुरुष के नाम के समाज को जगाने के बहुत सारे संगठन हैं। फिर पता चला कि पैसे के यानी आर्थिक वाले संगठन बहुत ज्यादा हैं, जो चिटफंड चलाते हैं, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके ब्याज पर देते हैं, आर्थिक रूप से या सामान बेचते हैं, लेते हैं। फिर पता चला कि लड़कों के दल बल के नाम पे हजारों संगठन है। कोई एसएसडी समता सैनिक दल के नाम से है, कोई सम्यक सशस्त्र दल के नाम से है, कोई टाइगर फोर्स है, कोई चीता फोर्स है, कोई शेर फोर्स है, कोई अलग अलग तरह की फोर्सेस लोगों ने बना रखी हैं। फिर पता चला कि राजनीति के बहुत सारे संगठन हैं, जगह 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 जगह, किसी ने क्षेत्रीय पार्टी, किसी ने जिले की पार्टी, किसी ने स्टेट की पार्टी, कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाने में लगा पड़ा है, पार्टियों के टुकड़े हो रहे हैं, और हर संगठन अपनी पार्टी बनाने में लगा पड़ा है। कुछ पुरानी पार्टी, कुछ नई पार्टी, पार्टियां बहुत हैं। फिर पता चला कि सरकारी कर्मचारियों के भी एक एक दफ्तर में चार चार संगठन हैं, और उनकी भी फेडरेशन कन्फेडरेशन कई सारी हैं। कोई महासंघ, कोई फेडरेशन, कोई कन्फेडरेशन, बहुत सारी हैं। फिर पता चला कि मतों के, साधुओं के मतों के बहुत सारे संगठन हैं। एक ही गुरु रविदास जी के बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग चलते हैं, एक ही कबीर साहब के बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग चलते हैं, एक ही जो हमारे दुर्बलनाथ महाराज हैं उनके बहुत सारे संगठन जो अलग अलग चलते हैं, बुद्ध के जितने मठ हैं, जितने बुद्ध विहार हैं, वो सब अलग अलग चलते हैं। और इनके अखिल भारतीय भिक्खु संघ, भारतीय भिक्खु संघ, इंडियन भिक्खु संघ, कई सारे भिक्खु संघ अलग चलते हैं। जो वमणों के भिक्खु संघ है वो अलग चलते हैं, जो समणों के हैं वो अलग चलते हैं, जो त्रिपुरा के हैं वो अलग चलते हैं, जो तिब्बत के हैं वो अलग चलते हैं, हिमालयन क्षेत्र के अलग चलते हैं, और इधर के क्षेत्र के अलग चलते हैं, उनके अलग अलग टुकड़े हैं। फिर पता चला कि जितने भी ये मठ और आश्रम और अम्बेडकर भवन हैं, ये सब अलग अलग चलते हैं, इनके सबके अलग अलग कार्यक्रम हैं, और ये सारे के सारे जितने भी संगठन वाले लोग हैं, ये कभी आपस में आज तक बैठे ही नहीं। एक दूसरे की चाय के लिए ना बुलाते हैं, ना चाय पीते हैं, और ना ही कभी बात करते हैं। अभी पिछले दिनों, अभी 2024 चल रहा है, पिछले दिनों 2-3 साल में खूब हल्ला मचाया लोगों ने। 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, सब लोगों ने पूरी जान लगा दी 24-24 करते करते। पर इकट्ठा एक नहीं हुआ। मतलब 24 के नाम पे डराया खूब, धमकाया खूब, भाषण खूब हुए, पर जो लोग 24 के नाम पे डरा रहे थे, धमका रहे थे, सारे काम करते, वो सब जैसे ही 24 आया पार्टियों के पीछे लग गए, पार्टियों की चमचागिरी में लग गए, और सारे नामी गिरामी भाषण देने वाले सब टिकट ढूंढने लगे सारे, मतलब सबकी दौड़ एक टिकट तक। ये समस्या बड़ी समस्या है, जिसको कोई भी संगठन कभी भी नहीं उठाएगा। कोई भी, यहां तक के बाम सेफ जो अपने आप को कहता है वो, या जो राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी है वो, या जो अखिल भारतीय भिक्खु संघ है वो, या जो रविदास जी के संगठन है वो, या कबीर साहब के हैं वो, या वाल्मीकि के संघ है वो, कोई नहीं उठाएगा इसको। इसको भूल जाइए आप, इसकी बात भी नहीं करेगा कोई, इकट्ठे होने का जिक्र भी नहीं करेगा कोई। ये बहुत
कड़वा अनुभव है हमको, क्योंकि हम 2002 से इस काम में लगे पड़े हैं और सबकी हम खुशामद कर रहे हैं। अरे भैया इकट्ठे हो जाओ, बिना इकट्ठे हुए नहीं जीत पाओगे। और राजनीतिक पार्टियों का तो एक बार को अलग अलग होना समझ में आता है कि वहां एमपी एमएलए बनना है, पैसा आना है, बजट आना है, पावर आनी है, कार आना है, कोई हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई गृह मंत्री बनने को तैयार नहीं है। पर भाई धर्म के और मतों के संगठनों में भी मारा मारी है, ये समझ से परे है। सरकारी कर्मचारियों के संगठन में भी मारा मारी है, ये बात समझ से परे है। लड़कों के दल बल में भी मारा मारी है, ये बात समझ से परे है। ये समस्या बहुत विशाल और बहुत गंभीर और बहुत विकट है, जो हमको लगातार कमजोर कर रही है और खा रही है और हमको खत्म कर रही है। पर सारे लोग जितने भी सामाजिक रूप से काम करते हैं वो इस पे चर्चा तक भी करने को तैयार नहीं है, चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। एक दूसरे को ना बुलाने को तैयार हैं और ना समर संघ के बुलावे पे आने को तैयार हैं, और ना ही फोन पे बात करने को तैयार हैं, जिक्र भी करने को तैयार नहीं है। 2002 से लेके 2024 22 साल का अनुभव है, 22 साल का अनुभव है। और ये अनुभव ऐसे नहीं है, बहुत हाथ जोड़े हैं, बहुत लोग के पास गए हैं। कोई अफसर है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, जो काम कर रहे हैं सामाजिक, उनके पास भी गए हैं। जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहता है, पत्रकार है, लेखक है, जो अपने आप को डॉक्टरेट बताता है, जो पीएचडी बताता है, जो प्रोफेसर बोलता है, एसोसिएट प्रोफेसर बोलता है, उनके पास भी गए हैं। जो ये जितने भी प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, इनके संगठन है, इनके पास भी गए हैं। किसके पास नहीं गए? और सबसे एक ही कहा कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ, हम आपके साथ हैं, पर एक साथ। भाई डॉक्टरों के भी अलग अलग संगठन बना रखे हैं, तुम्हें कौन अकल देगा? कहां से लाओगे अकल? अब अकल कहीं बिकती बिकती तो है नहीं, या ऑपरेशन करके खोपड़ी में डाली तो जा नहीं सकती है। भाई तुम पढ़े लिखे लोग हो, इंजीनियर्स के हजारों संगठन बने हुए हैं, सरकारी कर्मचारी को अलग अलग धड़े के, अलग अलग वकीलों के। अब वकीलों को कौन समझाए? जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की दुहाई देते हैं, वही अलग अलग हैं। किसको कहें? जो लेखक, जो ये कहता है कि मैं बुद्धिजीवी हूं और मैं दुनिया को सिखाता हूं और लिखता हूं और मैंने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, उनके दिल्ली में 6 6 संगठन है। दलित लेखक संघ, महादलित लेखक संघ, अम्बेडकर लेखक संघ, पता नहीं कौन कौन से लेखक संघ बना रखे हैं। उनमें झगड़े चलते हैं, उनमें टोपी के, सॉल के, साल में एक आध कार्यक्रम करते हैं, टोपी सॉल पहना के और फोटो खिंचवा के, फलाना लेखक संघ और फलाना लेखक संघ। और अकल कहाँ है? कहीं दूर दूर तक पता नहीं अकल का। 22 साल हो गए उन सबको खुशामद करते 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 करते। और 22 साल लगातार लगातार करते करते जब हो गए, तो यहाँ पोर्टल पे 2021 से जुड़ना शुरू किया एक्सीडेंटली, क्योंकि थकान तो हो गई कि भाई ये मान के देते नहीं है। तो कोविड का समय था, यहाँ इकट्ठे होना शुरू हुए, सब लोगों को संपर्क थे, सब लोग आए जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इकट्ठे होते हैं, तो वी द पीपल के नाम से इकट्ठे हो जाते हैं। किसी का आइडिया था वी द पीपल, तो वी द पीपल के नाम से इकट्ठे हुए। तो मौका परस्त आ गए, मौका परस्त आ गए कि चार लोग इकट्ठे हुए नहीं तो एमएलए बनने की पहले सोचने लगे, तो एमपी बनने की पहले सोचने लगे, तो प्रधान बनने की पहले सोचने लगे, तो इसको संगठन नया बनाने की सोचने लगे कि एक संगठन और बना लेते। अरे भाई संगठन से तो परेशानी है, अब इसका भी संगठन बनाओगे क्या? अब इसमें भी नेतागिरी करोगे क्या? अब इसके लिए भी एमएलए एमपी का टिकट जाके हाथ जोड़ो क्या? तो फिर तुम्हारा कहाँ कोई ठिकाना हो ही नहीं सकता। तो वो लोग यहाँ खूब उन्होंने कोशिश की कि ये जो वी द पीपल है, ये वी द पीपल राजनीति में चला जाए, ये राजनीति में बदल जाए, इसका कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, इसकी कुछ कहीं टिकट विकट की हो जाए, कोई भीड़ भीड़ हमारे नाम हो जाए, कुछ हम नेता बन जाए। खूब उनमें आपस में हुआ। अल्टीमेटली कुछ लोगों ने कहा कि हम वी द पीपल को लेके जा रहे हैं, तो भाई ले जाओ, ले जाओ और खुश रहो। कभी ये मत कहना कि तुम क्रांति कर देते, तुमको वी द पीपल मिला तो वी द पीपल उनको दे दिया, ले जाओ। वैसे भी वी द पीपल हजारों हैं, नेट खोल के देखो तो वी द पीपल अमेरिका से लेकर यहाँ तक हजारों संस्थाएं वी द पीपल की। जाओ, जिनको इकट्ठा होना वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो बाकी लोग यहाँ जो बचे, जिनको ये समझ थी कि भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, हमको इकट्ठा होना, वो जमे रहे, वो रुक गए यहाँ। और धीरे धीरे साधारण लोग यहाँ आते रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो सोच में आया कि अरे भाई हम शुरू से ही ऐसे हैं या कुछ हमारे पास है भी? हम अब तक जिंदे क्यों हैं? अगर हमें मरना होता तो मर जाते। वो कौन सी चीज है जो हमको जिंदा रखती है? वो कौन सी ऊर्जा हमारे अंदर है जो हमको जिंदा रखे हुए है? वो कौन सी ऊर्जा है हमारे अंदर? वो कौन सा स्रोत है? वो कौन सी एनर्जी चल रही है हमारे अंदर? कौन सी मोमबत्ती है? कौन सी लौ है? कौन सी ज्योति है?
जो हमको मरने नहीं दे रही है और हमको लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ तो होगा। तो समझ में आया, तो देखने से समझ में आया कि अरे एक ही ऊर्जा है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास राजनीतिक ताकत नहीं है, हमारे पास में अक्षर ज्ञान भी लगभग खत्म है, हमारे पास में जमीन नहीं है, हमारे पास में जायदाद नहीं है, हमारे पास में कोई उम्मीद नहीं है, विदेश में हमारा आका नहीं, काका नहीं, बाहरी कोई मदद नहीं, हथियार हमारे पास नहीं, कोई चीज हमारे पास नहीं है सिवाय एक बल के, और वो बल है सांघिक बल, इकट्ठे होने का बल। और इस इकट्ठे होने के बल से ही हम जिंदा हैं, और कोई बल हमारे पास नहीं है। ये जो सांघिक बल है ये सबसे बड़ा बल है। ये ऐसा बल है कि ये आपको सारी चीजें दिला सकता है अगर आपके पास ये बल है, और अगर ये बल नहीं है तो आपकी सारी चीज जा सकती है। तो ये जो सांघिक बल है, ये संघ ये है कहाँ? ये गया कहाँ? ये पहले कहाँ था? तो ढूंढते 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 पता चला कि बुद्ध भी इसी बल को इस्तेमाल करते थे। बुद्ध के पास भी सांघिक बल था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा देने से पहले संघ बनाया, पर वो धार्मिक संघ बनाया। हमारा जो संघ है, पुराना संघ है, उसमें और बुद्ध के संघ में अंतर है। बुद्ध का संघ धार्मिक संघ है, अपनी शुद्धि करने के लिए संघ है, अपने पापों को धोने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका संघ है, भिक्षुओं का है, सिखाने वालों का, टीचर का है। सामाजिक संघ नहीं है वो। पर बुद्ध जैसे व्यक्ति ये संघ के नियम लाए कहां से? ये संघ के नियम उनके पास आए कहां से? तो और पीछे जाने से पता चलता है कि बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने थे, साधारण लड़के थे, तब उन्होंने अपने सामाजिक साक्य समण संघ में मेंबरशिप ली थी, और उनकी जो नियम और शर्तें थे वो माने थे, और उसका बल उनको मिला, उसकी जानकारी उनको मिली। उसी समण संघ के नियम उन्होंने अपने धार्मिक संघ में भी काफी हद तक लिए, और वहां से जो नियम सीखे, डिसिप्लिन सीखे, वो उन्होंने अप्लाई किया। तो इसका मतलब हम पुराने समर संगी हैं, हम पुराने संगी हैं। ये ताकत हमको जिंदा रखे हुए है, ये गुण हमको जिंदा रखे हुए है। तो इस गुण को आजमा के देख लें कि भाई ये गुण है भी या नहीं है। इस गुण को ट्राई कर लेते हैं कि ये गुण है भी या नहीं है, कि खत्म तो नहीं हो गया। तो प्रकृति ने हमको एक चांस दिया 2 अप्रैल 18 को। 2 अप्रैल 18 को हमारे पास कोई नेता नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, कोई आईएएस, कोई आईपीएस नहीं, किसी का कोई तमगा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई सरकार का कोई सहायता नहीं, कोई पुलिस की सहायता नहीं, कोई कानून की मदद नहीं, बल्कि सब हमारे अगेंस्ट थे। मतलब हमारी जो सुरक्षा का एक कवच था, संवैधानिक कवच, उसको संविधान की रक्षा करने वालों ने फोड़ दिया। और जो कानून बनाते हैं उन्होंने आंखें बंद कर ली, और जो हमारे एमपी एमएलए थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया, और जो ब्यूरोक्रेट थे वो छोड़ के भाग गए, और जो राजनीतिक हमारे आका काका थे उन्होंने अपने मुंह बंद कर लिए, और जितने हमारे संगठन थे उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हम बिल्कुल अकेले थकेले जमीन पर पड़े हुए, मरने के लिए तैयार, क्योंकि जिसका सुरक्षा कवच चला जाता है उसे कोई मार जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे तो मरने वाले हैं नहीं। तो पता चला कि जो पुरानी शक्ति है वो जागृत हो गई, वो याद आ गई, वो अंदर से याद आ गई कि नहीं, हमको इकट्ठा होना है। एक मैसेज कहीं से चला, और बस कमाल हो गया। वो जो अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ, वो संघ का रूप, वो सांघिक रूप, वो बिना निर्णयता का इकट्ठे होने की ताकत, उस इकट्ठे होने की ताकत से हम जिंदा हो गए। हमको ये पता चल गया कि हमारे पास कुछ नहीं पर इकट्ठा होने का गुण है। और बस वो जो सुरक्षा का अवस्था हमारा, वो अपने आप वापस आ गया। हमने ना हाथ जोड़े, ना याचना की, ना हमने कोई मेमोरेंडम दिया, ना हमने कोई शोर मचाया, ना हल्ला मचाया। लोगों ने उसको तोड़ने के लिए, हमारी उस एकता को तोड़ने के लिए फायरिंग की हमारे ऊपर, हमारे लड़के मारे गए, बहुत सारे लड़कों को उन्होंने भविष्य खराब कर दिया, बहुत सारे लोग, लड़कों पे एफआईआर है। अभी हम इतने पावरफुल नहीं है कि उनकी एफआईआर हटा सकें, और जो संगठन है वो हाथ डालते नहीं, वो मौका परस्त हैं, वो उनके लिए लड़ते नहीं, और संघ में अभी तक दम है नहीं। तो संघ का दम बढ़ाना है, संघ की ताकत बढ़ानी है, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें, उनकी एफआईआर हटवा सकें, अपनी बात को मनवा सकें, और फिर हमें दोबारा सड़कों पर ना आना पड़े। इस कार्यक्रम के बारे में सोचने के लिए सभी संघियों ने सोचना शुरू किया कि हमको सड़कों पे नहीं जाना है, हमको आंदोलन नहीं करना है। हमको इतनी ताकत इकट्ठी करनी है कि आंदोलन हमारे घर पे आए, लोग हमारे घर पे आए, सरकार हमसे पूछे कि बताओ आपको क्या चाहिए,
और कोई काम हमारा खराब करने से पहले 100 बार सोचे कि इनका काम खराब करना है या नहीं करना है, फिर हमारा काम खराब होगा ही नहीं। ऐसी ताकत का हमें पूरी तरह से रूपांतरण करना है। तो फिर ये देखा गया, भाई बाकी लोग कैसे काम चलाते हैं, ये बाकी लोग जो सड़कों पर नहीं आते, बाकी लोग जो सड़कों पर एजिटेशन नहीं करते, जिनके आंदोलन नहीं होते, उनके अधिकार कैसे मिलते हैं। तो ध्यान से देखने पे पता चला कि हाँ, तो सभी लोगों ने संघ बना रखा है। मतलब हमको छोड़ के बाकी सब लोग पहले से ही हमारे सांघिक नियमों के आधार पर संघ बना के रहते हैं। सिख हैं थोड़े से, अभी 500 साल पहले तो बने हैं, पर उन्होंने सिख सिख वही शब्द है जो बार बार आता है, सिक्खा पतंग समादयामी। जो संघ के अंदर, जो धम्मिक संघ के अंदर नियम आते हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पतंग समादयामी, ये जो सिक्खा आता है सीखना, वही सिख लोग हैं, वो सीख गए। वो सीख गए वहां से कि संघ कैसे काम करता है, और उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया। उन्होंने अपने सारे गुरुद्वारे वगैरह सब इकट्ठे कर लिए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना ली, उसके नियम बना लिए, उस पर चलने लगे। उनका आनंद कारज गवर्नमेंट ने घर पास करके उनको दे दिया। उनका जो पर्सनल लॉ है उनके घर पे दे आई गवर्नमेंट, लो जी लो, कोई एजिटेशन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और कानून बना के उनके यहाँ पहुंच गया। वो कोई एजिटेशन नहीं करते। उनका जो संघ है इतना मजबूत है आराम से, और वो अपने संघ को खूब पानी देते हैं और खूब बात मानते हैं उसकी, कि जो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया, और आज तक भी वो खुशहाल है। उनका एक आदमी पूरे देश में कहीं घूमता रहे, देश की तो छोड़ो, विदेश में भी घूमता रहे, तो उसको कोई कुछ करता नहीं। उनके पास संसाधन है, व्यापार भी है। पर ऐसे भी लोग हैं भारत में जिनके पास में ज्यादा व्यापार नहीं है, संसाधन नहीं है, पर उनका संघ है और वो जीवित है, और उनकी कोई एट्रोसिटीज नहीं होती। उनको मुसलमान बोलते हैं। जो भारत के अंदर मुसलमान हैं, वो, उनके बच्चों के साथ एट्रोसिटीज नहीं होती। बेशक उनके पास वो ठेले लगाते हैं, वो गरीब हैं, पर वो हफ्ते में एक दिन सन्निपात बहुल करते हैं। वो हफ्ते में एक दिन जाके फ्राइडे को सब इकट्ठे होते हैं, अपने सुख दुख बोलते हैं। वो उनकी यूनिटी, वो उनकी स्ट्रेंथ, वो उनकी सांघिक प्रक्रिया को मजबूत करने का एक रास्ता है जो जहां वो करते हैं। और बेशक उनके पास में कुछ है या नहीं है, पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है, नौकरियां भी उनके पास ज्यादा नहीं है। जितनी नौकरी श्रमणों के पास है उतनी नौकरी नहीं है उनके पास में। पहले कभी हुआ करती थी, मुगल टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में भी उनके पास नौकरी थी, पर जैसे जैसे 74 साल में आया है, उनकी नौकरी की परसेंटेज डाउन होती चली गई है। अभी मुसलमानों के पास ज्यादा नौकरी नहीं है। पर कोई शिकायत नहीं है कि उनके पास नौकरी नहीं है या नहीं है। वो अपनी यूनिटी में, अपने संघ में, अपने सांघिक स्ट्रक्चर में लगातार काम करते हैं, और कम से कम प्रताड़ना उनको नहीं मिलती। आर्थिक तंगी उनको हो सकती है, थोड़ी बहुत उनको दिक्कत हो सकती है, पर उनको कोई छू नहीं सकता। आज की स्थिति में डरा सकते हैं, उनको धमका सकते हैं एकाध एकाध को, पर उनको छू नहीं सकता कोई। ये उनकी मजबूती है जो सांघिक रूप से काम करती है। जो क्रिश्चियन लोग भारत में रहते हैं, वो बेशक संख्या में थोड़े हैं, पर उनके जो लिंक हैं वो पूरे यूरोप से मिलते हैं, जाके अमेरिका से मिलते हैं, जाके कनाडा से मिलते हैं। वहां सारे सारे क्रिश्चियन हैं, उनकी गवर्नमेंट है, और वो दुनिया को रन करती हैं। तो आप उनको छू नहीं सकते, क्योंकि उनके पीछे उनका संघ काम करता है। जो यहूदी लोग हैं वो तो दो चार पांच ही हैं। एक आदि यहाँ पर कुछ उनका नाम है, मैं नाम भूल गया क्या बोलते हैं उनके पूजा स्थल का, एगस या कुछ ऐसी करके बोलते हैं। तो वहां वो रहते हैं, यहाँ खान मार्केट के पास में। एक अकेला व्यक्ति मुझे यहूदी मिला, और वो मुसलमानों की मीटिंग के बीच में मिला, जबकि मुसलमान का यहूदी का 36 का आंकड़ा होता है, पर उसके अंदर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई फियर नहीं, और वो यहाँ रहता है। और भी यहूदी रहते हैं, क्योंकि उनका जो देश है वो उनके पीछे खड़ा हुआ है पूरा पूरा, और वो अपने दुश्मन को कभी छोड़ते नहीं। उनका जो सांघिक स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत है। तो दुनिया ने हमसे संघ सीखा, और दुनिया ने हमसे पावर सीखी, कैसे काम करते कैसे नहीं सीखी, और हम ही अपने संघ को छोड़ के बैठे हुए हैं और यहाँ टूटे पड़े हैं। ये बात अध्ययन से पता चली। तो पता चला कि भाई भारत में जो लोग कामयाब हैं इसके समय, और जो लोग सत्ता में हैं, और जिनके पास सारे अधिकार हैं, जिनके पास सब कुछ है, और जो सब कुछ रन कर रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो उनका संघ भी 100 साल पुराना है, और 100 साल के अंदर इन्होंने कमाल कर दिया। 100 साल के अंदर उन्होंने मेहनत की और सब कुछ ले ली, जबकि संख्या में बहुत थोड़े से हैं। तो हमें कौन सी आफत आ रही है। अब संघ के नियम हमारे हैं, संघ हमारे हैं, ये सोच के कि भाई सांघिक काम करना चाहिए, संघ में काम करना चाहिए। समन संघ धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप बाहर निकलता चला गया। और इसके नियम हर 1 तारीख को नियम बने। पहले तो सोमवार के सोमवार बनते थे, फिर 15 दिन में एक बार बनने लगे, फिर महीने में एक बार नियम बनने लगे, और उन नियमों पे लोग चलने लगे। अब तो इसकी ब्रांचें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अब तो जो समर संत संघ है वो भी बनता जा रहा है। पहले हमारे जीवित समर संत बने हैं। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को जोड़ रहे हैं, जो वकील हैं वो जोड़ रहे हैं, जो और भी हमारे पैटर्न है वो बनते जा रहे हैं।
तो ये जो संघ की प्रक्रिया है और जो ये संघ बन रहा है और जो संघ ये इवॉल्व हो रहा है, संघ है क्या बेसिकली, और ये संघ कैसे काम करता है, ये बहुत सिंपल सा है। ये सिंपल सा इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं कोई फालतू की बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके दिमाग को बंद करती हो। इसमें पूरा तर्क और विज्ञान है। तर्क और विज्ञान के आधार पर आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि संघ कैसे काम करता है और क्या नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा जो पढ़ने वाला लिखने वाला बुद्धिजीवी होता है, उसका काम कुछ नहीं है। सबसे पहला सवाल ये ठोकता है, अच्छा आप इकट्ठे हो जाएंगे तो करेंगे क्या। ये सवाल सबसे पहले आता है। उसका जो एक भी आदमी को जोड़ता नहीं, जो कभी संघ की डेफिनेशन जानता नहीं, जिसको संघ के बारे में क्या है पता नहीं, उसका सवाल सबसे पहले ये होता है क्योंकि उसको बुद्धि प्रूव करनी होती है कि इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करोगे। तो समन संघी कहते हैं कि भाई जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो वही करेंगे जो करेंगे। हमने क्या करना है, सामूहिक रूप से जो डिसीजन होगा लोगों के वेलफेयर के हिसाब से, लोगों की सुरक्षा के हिसाब से, वही इंप्लीमेंट होगा। यही संघ है। यहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ कोई नेता तो होता नहीं है जो एक एक जजमेंट लेगा या एक आदमी की चलेगी। यहाँ 10-5 आदमियों की भी नहीं चलती, यहाँ तो संघ की चलती है। तो उसको यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब तक नेताओं में और व्यक्ति की गुलामी में ही सारा जीवन कटा है। एक व्यक्ति ने जो कह दिया वो मान लिया, एक व्यक्ति ने जो सोचा वो हो गया, बस वही सुप्रीम है। तो उनको याद दिलाते हैं, अरे भाई भारत का संविधान भी सांघिक स्ट्रक्चर पे चलता है। भारत का संविधान वही है जो हमारा सांघिक स्ट्रक्चर है, जिसपे समन संघ चलता है। क्या वहां व्यक्ति की चलती है? लोगों को चुन के भेजते हो, लोग चुने हुए लोग वहां पर एक को कार्यपालक के रूप में नियुक्त करते हैं जिसको आप प्रधानमंत्री बोलते हो। वो प्रधानमंत्री कुछ कार्यपालकों को नियुक्त करता है जिनको मंत्री बोलते हो। वो मंत्री और वो जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में जवाबदेह होता है। उसकी हैसियत और विपक्ष के लोगों की हैसियत बराबर होती है, सारे एमपी होते हैं। काम करने के लिए कार्यपालिका होती है, उससे काम करवाया जाता है। देश का पैसा आता है और देश का पैसा लोगों को दिया जाता है, कोई अपनी जेब से तो पैसा देता नहीं। तो ये सांघिक व्यवस्था है, सारे लोग अपना पैसा देते हैं, वो टैक्स के रूप में जाता है। गवर्नमेंट उसी पैसे को जो हम चुन के भेजते हैं हमारे ऊपर खर्च करती है। कुछ इधर उधर भी हो जाए तो वो अलग बात है, उसके लिए पकड़ने धकड़ने का इंतजाम है। तो ये सांघिक व्यवस्था जब चलती है तो ये सांघिक व्यवस्था संघ में अपने निजी कार्यक्रम में क्यों नहीं चलती, ये सवाल जब किया जाता है तो संगठनों के मुंह बंद हो जाते हैं। संगठन वाले भाग जाते हैं क्योंकि जानते हैं वो सब कि बाबा साहब अंबेडकर ने सांघिक व्यवस्था के लिए कहा है और हम व्यक्तिवादी मोनार्की में चला रहे हैं, तानाशाही में चला रहे हैं संगठनों को, इसलिए परिणाम नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि लोगों का यकीन नहीं है। लोग संसद में यकीन करते हैं, सांघिक व्यवस्था में यकीन करते हैं, और संगठनों ने पूरी की पूरी मोनार्की चला रखी है, पूरी पूरी तानाशाही चला रखी है, राजतंत्र चला रखा है, व्यक्तिवाद चला रखा है। इसलिए कोई भी संगठन कामयाब नहीं हो सकता और ना ही होगा। तो संगठनों से जितनी जल्दी छुटकारा लिया जा सकता है उतनी जल्दी ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए संगठनों को। क्योंकि अगर संगठनों को छोड़ोगे नहीं तो फिर आप कहीं के रहोगे नहीं। इसका यकीन किसी को नहीं होता है तो 74 साल की हिस्ट्री देख ले, और 74 साल में ये देख ले कि संगठनों को चंदा देने से, संगठनों को पैसा देने से, संगठनों की बात मानने से, संगठनों के साथ खड़े रहने से, संगठनों की वाहवाही करने से, संगठनों के मेंबर बनने से अधिकार गए या अधिकार आए। और 74 साल में भी अगर किसी को अभी यही यकीन है कि संगठन ही कुछ कर सकते हैं तो उसका मर जाना उचित है, उसका हट जाना उचित है, क्योंकि फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। जो आदमी 74 साल के कार्यक्रम में को एनालिसिस नहीं कर सकता, जो आदमी 74 साल के लगातार गिरते हुए ग्राफ को, लगातार जाते हुए अधिकारों को देख नहीं सकता, वो अंधा है। उसको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। और जो व्यक्ति इन संगठनों को लेकर बैठे हुए हैं और संगठनों को चला रहे हैं और लगातार चंदा मांग रहे हैं, वही हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन हमारा बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे वो लोग हैं जो लगातार संगठनों में चंदे मांग रहे हैं और लगातार संगठनों को पानी दे रहे हैं और लगातार संगठनों को तोड़ के फिर संगठन बना रहे हैं। इसका उदाहरण बताता हूं आपको। बोरकर साहब की जो बाम सेफ है, अभी तो वो ऐतराज करते हैं कि हमारा नाम बोरकर बाम सेफ बोल दिया, पर बोरकर साहब की बाम सेफ है, वहां चलती बोरकर साहब की है। वन मैन बोरकर, बीडी बोरकर, अगर उनके अगेंस्ट में फैसला हो जाए तो वो चल नहीं सकता वहां। मैं इसलिए उसको बोल सकता हूं क्योंकि कुछ लोग वहां से जिन्होंने पूरा जीवन दिया वो टूट गए वहां। अभी 3 महीने पहले और उन्होंने एक नाग करके अलग से संघ बनाया। उस संघ में हम 5-7 संघी गए थे। वो हमारे यहाँ सेंटर पे भी आए, सेंटर पे आके उनसे बातचीत हुई।
ये बीडी बोरकर वाले जो ग्रुप के लोग हैं, ये हमको बहुत गाली बकते हैं, पर हम कभी बुरा नहीं मानते। हम कहते हैं कि भाई समझ जाओ, बात को समझ जाओ। पर वहां जो उन्होंने स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी बहुत भयानक है और खराब, पर बतानी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां पर एक ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट में लोगों ने अपने महीने महीने भर की सैलरी दी, और वहां पे कुछ जमीन जायदाद बनी, और उस जमीन जायदाद का हिसाब उन लोगों ने मांगा। जो बहुत पुराने संगी जिन्होंने पैसा दिया, उसका हिसाब नहीं मिला। वो ट्रस्ट कुछ लोगों के नाम है, और वो ट्रस्ट गया, और वो जमीन जायदाद गई, और उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि वो समाज का है। वो लालच आ गया, क्योंकि उन्होंने अब जो भी कुछ उन्होंने किया, तो इतना जो दावा ठोकने वाले लोग थे, वो भी कल्प्रिट निकले। भरोसा कहाँ करोगे? जो मेसराम वाला जो क्या बोलते बामसेफ है, उसमें मातंग टूट के आए। उसके अंदर से जो हमारे भांजी भाई राठौड़ है, वो टूट के आए वहां से। उससे पहले भी और टूट हुई है। उससे पहले ये सारे टूटे। जो समता संघ दल है, उसके कई सारे टुकड़े हैं। जो भारतीय बौद्ध महासभा है, उसके कई सारे सारे टुकड़े हैं। राजनीतिक पार्टियों को तो टुकड़े लगातार चल रहे हैं। कुछ के टुकड़े दिखाई देते हैं और कुछ के टुकड़े नहीं होते, पर वो राजनीतिक पार्टियों से निकल निकल के बहुत सारे उन्होंने अलग अलग संगठन बनाए हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से आप पूछो तो आपको पता चलेगा। तो लड़कों के दल बल भी टूटे पड़े हैं। तो ये सारे के सारे जो टूटे पड़े हैं, ये इकट्ठे क्यों नहीं होते और ये टूटते क्यों हैं? तो दुश्मन कौन है? जब इकट्ठा करने का काम लिया था हाथ में, तो टूटने का काम क्यों शुरू हुआ? इसको हम पूछते नहीं और वो बताते नहीं। वो तो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि चंदा बंद कर दोगे आप। पर आपको पूछना चाहिए, पर हमको पूछना चाहिए, तो जितने संघी हैं उनको पूछना चाहिए। अरे भाई, इतना जान लगाई, सब कुछ लगाया, परिणाम आया नहीं, और तुम टूट गए। कारण बताओ क्या है क्या नहीं है। पर अब वो स्टेज चली गई है, अब उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं इनसे पूछने का भी, क्योंकि वो बताएंगे नहीं। हम 22 साल से लगातार पूछ रहे हैं। तो फिर एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि हमको इनको छोड़ के और लगातार लगातार इकट्ठे हो जाना चाहिए। और इकट्ठे होने के लिए सबसे बेस्ट आज के समय समन संघ है। समन संघ से बेहतर अगर किसी के पास कोई विकल्प है, समन संघ से बेहतर अगर किसी के पास कोई और चीज है, तो लेके आओ। और यहाँ आगे बहस करो, तर्क करो, और समन संघ को तर्क में हरा दो। और समन संघ खुशी से तर्क में हारने को तैयार है, और अपनाने को तैयार है जो समन संघ को तर्क में हरा दे। ये ओपन चैलेंज पिछले 4 साल से लगातार है। आज तक एक सिंगल आदमी नहीं आया इस बात को कहने के लिए कि समन संघ का ठीक नहीं है, या समन संघ खराब है, या मैं समन संघ कर रहा हूं। एक सिंगल आदमी नहीं आया। हम तरस गए उस आदमी के लिए कि जो आए, कोई संगठन तो आए, कुछ तो आए, आता नहीं। इसका मतलब कि हम अभी तक ठीक हैं। और जब ठीक है, तो तेजी से इसमें जुड़ के काम को बन जाना चाहिए। क्योंकि हमने सारे संगठनों से ये कहा, रिक्वेस्ट की कि भाई या तो आप समन संघ को ले जाओ, और या फिर ये जो संगठन है इसको खत्म करके आप एक संगठन बनाओ। सामाजिक जितनी भी समस्या, उनका एक संगठन होना चाहिए। जो आर्थिक समस्या, उनका एक संगठन होना चाहिए। जो सगाई समस्या, उनका एक संगठन होना चाहिए। जो राजनीतिक समस्या, उनका एक संगठन होना चाहिए। जो लड़कों के दलबल हैं, वॉलंटियर है, उनका एक संगठन होना चाहिए। और ये सारे के सारे जितने भी मत वगैरह हैं, जितने भी ये धम वगैरह, उनका एक संगठन होना चाहिए। और ये सारे के सारे एक होने चाहिए, और एक ही वृक्ष की डालियां होनी चाहिए। तो जीत हो सकती है, अदरवाइज जीत का सपना ही रहेगा। सारे ऐसे कैसे मारे जाएंगे। इस बात को कहते कहते थक गए। तो अब ये हमने फैसला किया कि अब याचना नहीं, रण होगा। और इन संगठनों का हरण होगा। जब तक इन संगठनों का हरण नहीं होगा, और जब तक इनका चीरहरण नहीं होगा, जब तक जीत मिलना असंभव है। तो हरण की तैयारी करनी है, इनके चीरहरण की तैयारी करनी है, और चीरहरण में छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इनको फोड़ेंगे, तब छोड़ेंगे, ये ऐसा नहीं मानेंगे। वरना हम खत्म हो जाएंगे 24 के बाद में। बाई चांस की बात है कि आपको 2-4 साल का टाइम मिल गया, वरना उम्मीद तो ये थी कि 24 में मामला खत्म। और ये जो समय मिला है, अगर इसमें इन संगठनों को चीरहरण नहीं किया, इनको फोड़ा नहीं, इनको लटकाया नहीं, इनको पूरे समाज को बताया नहीं कि ये सबसे बड़े गद्दार और दुश्मन है, तो आपको अफसोस, और हम सबको अफसोस के अलावा और कोई कोई चीज हमारे हाथ रहेगी नहीं। इसलिए इनको एक्सपोज करना है। इनको बार बार कहना है कि आओ। क्योंकि तर्क वितर्क करने कहीं तो आओ, या तो बुलाओ और या आओ, या तो बुलाओ या आओ, या कहीं प्लेटफॉर्म पे आओ, या कहीं तीसरी जगह आओ, कहीं कुछ तो होना चाहिए। जब छूम पड़ जाए आदमी और बोले ना, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी मक्कर बना के पड़ा हुआ है।
सिर्फ इसलिए कि उसकी रोजी रोटी चलती रहे, उसका चंदा चलता रहे, उसका धंधा चलता रहे। इसलिए समन संघ ने कहा चंदा कभी नहीं, चंदा कभी ना देंगे ना देंगे। ये मुहिम हमें दोबारा से तेज स्टार्ट करनी पड़ेगी कि चंदा कभी नहीं, चंदा इनको देना ही नहीं है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो संतों का मत है। किसी भी हालत में पूरी कठोरता से इसको पालन करना, पूरी कठोरता से। ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे घर आया है, भीख मांग रहा है, याचना मांग रहा है, तो चलो 500 रुपया दे के जान छुड़ा लेता हूं। नहीं देना 500 रुपये। उसको 500 रुपये का खाना खिला दो, पर 500 रुपये नहीं देने हैं। उसको 2000 रुपये का खाना खिला दो, पर उसको 2000 रुपये नहीं देने हैं। खूब खा खूब पी, समाज का आदमी है, समण आदमी है, समण का आदमी है, खा भी, पर पैसे नहीं है, क्योंकि ये पैसे नुकसान दे रहे हैं हमको। और सपोर्ट में नहीं जाना है, चाहे किसी का धरना हो, चाहे किसी का प्रदर्शन हो, नहीं जाना है। सपोर्ट में एक ही शर्त में जाना है कि पहले साथ आओ, उसके बाद में सपोर्ट में आना है। ये जो हम सपोर्ट में चले जाते हैं, ये जो हम उनके धरने प्रदर्शन में चले जाते हैं, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। उनको लगता है कि लोग तो आ ही रहे हैं, लोग तो आ ही रहे हैं, लोग तो आ ही रहे हैं। आज एक का होता है, कल दूसरे का होता है, परसों तीसरे को होता है, और वो समझते हैं कि सब बिल्कुल ठीक चला है उनका, और हमारे लोग इसमें चले जाते हैं कि चलो हम लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे। ये मनोबल बढ़ नहीं रहा है, ये मनोबल टूट रहा है हमारा। उनका तो बढ़ता है, पर हमारा टूट रहा है। देखो रैली का धंधा आ गया है और रैली में नहीं जाना। मैं फिर बता देता हूं आपको, जैसे ही सितंबर खत्म होता है, रामलीला मैदान की, दिल्ली का बता रहा हूं आपको, बाकी मुंबई वगैरह के वहां के लोग बताएंगे, रामलीला मैदान की बुकिंग एडवांस में हो जाती है। कोई 1 नवंबर की, कोई 7 नवंबर की, कोई 14 नवंबर की, मतलब सारे सैटरडे संडे, या जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो उस बीच में लगभग रामलीला मैदान सारा बुक रहता है। और ये शातिर लोग जितने गिद्ध हैं, ये रामलीला मैदान बुक कर लेते हैं। तो रामलीला मैदान बुक करने का फायदा क्या है? रामलीला मैदान 10-20 हजार रुपए में बुक होता है, वो खाली मैदान है, उसमें कुछ नहीं करना होता। 20 हजार रुपए के उसमें डंडे लगते हैं बीच में, लाइन के, जो लकड़ी के वो आते हैं, बल्लियां आती हैं, वो लगती हैं, 10-20 हजार किराया उनका जाता है। और 2 हजार से ज्यादा किसी की कुर्सी पड़ती नहीं, और 30 रुपए की एक कुर्सी आती है, लगभग 30-40 हजार रुपए की कुर्सियों का किराया भरा जाता है। मंच वहां बनी हुई है, और होर्डिंग बैनर जो होते हैं वो 15 रुपए फुट से लेके 40 रुपए फुट में लगते हैं। अगर लोहे के स्टील के उसमें लगे हैं तो 40-45 रुपए फुट, लकड़ी में लगे तो 20-25 रुपए फुट, और अगर ऐसी टांग लो तो 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए फुट, जैसा चाहो वैसा ले लो। ये उसका रेट होता है। और 50 हजार रुपए माइक के सिस्टम के मैक्सिमम है, मैक्सिमम। बस होगी रैली, कितना रुपया खर्च हुआ? 2 लाख का बजट नहीं होता। और मैंने सरकारी कर्मचारियों के दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, परिसंघ को बहुत ध्यान से देखा, महासंघ को ध्यान से देखा, सबको देखा है। कितनी की रसीदें छपती हैं? 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 30 करोड़ की। कितनी ब्रांचें हैं? 5,000 ब्रांचें एसबीआई की, 4,000 ब्रांचें पंजाब नेशनल बैंक की, इतने सारे बैंकों की 3-3, 4-4 हजार बैंक ब्रांचें, एलआईसी की ब्रांचें इतनी सारी, पोस्ट ऑफिस की ब्रांचें इतनी सारी, रेलवे की ब्रांचें दुनिया भर की। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने ऑफिस हैं, कितने सारी ब्रांच हैं। इसके अलावा इंजीनियर, वकील, फलाना ढेला, इन सबको जाती है। इन सब से पैसा इकट्ठा होता है। आप सोच नहीं सकते वो पैसा कितने में इकट्ठा होता है, कोई नहीं बताता। पर किसी का भी पैसा कई करोड़ से कम नहीं इकट्ठा होता, किसी का भी। और पैसा बढ़ता हुआ आता है, इकट्ठा करने वाला अपना हिस्सा रोक रोक लेता है, वो थोड़ा सा बेचता है, पर थोड़ा थोड़ा करते करते भी करोड़ों आ जाता है। तो 2-2.5 लाख रुपया सारा खर्च हुआ। लोग अपने खर्चे से आते हैं, अपने पैसे आते हैं, अपनी बस करके आते हैं। एक रैली करने में गरीबी दूर हो जाती है, गरीबी। लोगों ने साल में एक बार रैली करने का धंधा बना लिया है। और कोई जो रैली में मांग होती है आज तक पूरी नहीं हुई, एक सिंगल मांग पूरी नहीं हुई। पर धंधा बड़ा गजब का है। अगर कोई बेरोजगार हो, मेरी बात सुने अच्छी तरह से, और कहीं रैली वैली का जुगाड़ कर ले, एक रैली में गरीबी दूर, एक रैली में। ये धंधा है। इसलिए रैली में नहीं जाना, बल्कि इनका विरोध करना है। भाई नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, कोई फायदा नहीं इनके जाने से। बेहतर है कि हम घर बैठ के सिखों की तरह, मुसलमानों की तरह, ईसाइयों की तरह, दूसरे वाले संघ की तरह अपने संघ को मजबूत करें, और इतना मजबूत करें कि अगर हम एक वॉइस यहां से दें कि हमें पूरे भारत के सारे जिलों के अंदर सिर्फ 3 दिन के लिए वहां पर काली पट्टी बांध के अपना काम करना है, तो पता चला कि इतनी काली पट्टी है कि सरकार के विजिलेंस विभाग को ये पता चल गया, इनकी बात मान लो भाई, बहुत बड़ी संख्या है, ये बंद कर सकते हैं, ये सब काम को रोक सकते हैं। रोकना नहीं है, पर स्ट्रेंथ से गवर्नमेंट को अपने आप पता चल जाता है कि इनकी पावर है। तो हमारे सारे के सारी जितनी समस्याएं, वो पहली बात तो होंगी नहीं, और जो हो चुकी हैं वो ठीक होके घर पे आ जाएंगी। ये समन संघ है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
ये छोटी मोटी समस्या के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे संगठन के लिए नेता बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम सारी समस्याओं के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इलाज कर रहे हैं, और ये संभव है। ये संभव है क्योंकि दूसरे लोग भी इससे करते हैं और वो हमसे सीख के करते हैं, और ये संघ हमारे हैं, ये संघ हमारा पहले से रहा है। हम इन संघों के मालिक रहे हैं, इसलिए हमको दोबारा से इस पर काम करना है। तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए सिर्फ एक वाक्य रटना है और एक वाक्य सीखना है, और कुछ नहीं करना है। मैं समन हूं, हम समन हैं, बस ये वाक्य रटना है। इसको यहाँ माथे पे चिपकाना है, इसको यहाँ टी शर्ट पे लिखना है, इसको कमर पे लिखना है, इसको घर पे लिखना है, इसको बाइक पे लिखना है। कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति वमन नहीं है वो लिखे कि मैं समन हूं। आप किस मजहब को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस मत को मानते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या भाषा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किस क्षेत्र में रहते हैं, क्या आपकी पहचान है, क्या आपका लिंग है, कोई इससे लेना देना नहीं है। आप समन है, इससे लेना है और इसी से देना है। मैं समन हूं, अगर आप समन है और आप बमन नहीं है, और आप पैदाइशी समन है, क्योंकि जो समन होगा पैदाइशी होगा, तो इतना ही सेंटेंस आपको अजय बना देगा। मैं विजय की बात नहीं कर रहा। विजय तो वो होती है जो पराजय में बदल जाती है। मैं आपको अजय की बात कर रहा हूं। ये आपको अजय बना देगा, और सदियों तक के लिए अजय बना देगा कि आपकी पुश्तें भी बैठ के कहेंगी कि क्या चीज थी समन संघ, कि सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं समन हूं, और अजय एक हमें पूरा पूरा अधिकार मिल गया। और ये चमत्कार हो के रहेगा हमारे जीते जी या हमारे मरने के बाद। पर ये बात सत्य है, हमारा समय चल रहा है, संघ चक पवतन चल रहा है, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने जीते जी अगर ये परिणाम देखना है तो दूसरों के यहाँ जाना नहीं है, किसी के प्रदर्शन में जाना नहीं है, और लगातार सबको कहते रहना है कि तुम गद्दार हो, तुम्हारी वजह से हम मरे हैं, और इनको बंद करो दुनियादारी, और किसी को पैसा देना नहीं है, और मैं समन हूं, मैं समन हूं चारों तरफ करना है। हम इसमें जीत जाएंगे, ये गारंटी है। और समन संघ पर यकीन रखना, क्योंकि आज एक घटना बहुत बढ़िया घटी है। वर्किंग कमेटी के लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें अधिकतर जो वर्किंग कमेटी के लोगों, उन्होंने ये कहा कि हम जीवन पर्यंत राजनीति में नहीं जाएंगे। उनमें से मैं भी हूं। हम जीवन पर्यंत राजनीति में नहीं जाएंगे। हमने कसम ली हुई है, और ये कसम हम पब्लिक में भी लेंगे कि हम जीवन पर्यंत राजनीति में नहीं जाएंगे। तो यकीन रखना इस बात का कि हम किसी भी हालत में समन संघ को इधर से उधर नहीं जाने देंगे। हमारी लाश पे से को लेकर जाएगा तो जाएगा, हमारे जीते जी किसी की हिम्मत नहीं जो इसको छू ले। इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ, अगर मेरी बात किसी को खराब लगी हो या लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। हम समन है, हमारे सभी संतों को वंदामी, संघ को नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।